और आइए इस महत्वपूर्ण सत्र की हम शुरुआत कर रहे हैं जो अंतिम सत्र भी है। इसमें तमाम विकास को लेकर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं, आइए आपका तारुफ कराता हूं। मिस्टर मंजीत चावला जी, आप एमडी हैं, हरमन कंपनी को आप चलाते हैं, लगातार उद्योगों में आप जुड़े हुए हैं, कॉटन उद्योग में भी आप काम कर रहे हैं। आइए आपका संक्षिप्त परिचय मैं आपसे कराता हूं। मंजीत चावला एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने चुनौतियों से डटकर उनका सामना करते हुए आज अपने व्यापार को खरगोन जिले में ही नहीं बल्कि देश और प्रदेशों तक भी पहुंचाया है। आपका मानना है कि चावला चैरिटेबल आपका ट्रस्ट है वो लगातार सरदार मनमोहन सिंह जी की याद में ऑन व्हील आईसीयू एम्बुलेंस भी संचालित कर रहा है। साथ ही संजय नगर में पिछले 3 साल से आप हरमन पॉली क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं। किस तरह से इस सफर की शुरुआत हुई है वो भी आपसे जानेंगे। बहुत स्वागत है आपका मंजीत जी। और इस क्रम में आगे बढ़ेंगे, हमारे अगले मेहमान हैं डॉक्टर संदीप राणे, एमडी हैं, चरक आयुर्वेद स्पेशलिटी स्पाइन एंड जॉइंट सेंटर हॉस्पिटल से आप हमारे बीच में आज मौजूद हैं। आपसे जानेंगे किस तरह से आयुर्वेद के क्षेत्र में काम हो रहा है। आइए संक्षिप्त परिचय आपसे करवा देता हूं। संदीप राणे जी लगातार 13 वर्षों से आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खरगोन में लगातार आप एक्टिव हैं। विशेषज्ञता आपकी न्यूरो में है, स्पाइन एंड जॉइंट से जुड़े सभी रोग जैसे माइग्रेन, सर्वाइकल और इसके साथ ही अतिरिक्त जो बीमारियां हैं उनका लगातार आप इलाज कर रहे हैं, चिकित्सक हैं और निमाड़ गौरव सम्मान जैसे कई सम्मान भी आपको मिले हैं। आपसे हम जानेंगे आयुर्वेद के क्षेत्र में किस तरह से काम हो रहा है। बहुत स्वागत है संदीप जी आपका भी। और आइए इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मिस्टर दिनेश पाटीदार जी मौजूद हैं, बापना ग्रुप से आप आते हैं, फाउंडर हैं, एमडी हैं बापना ग्रुप खरगोन के। संक्षिप्त परिचय आपसे मैं करवा देता हूं। मेरे साथ दिनेश जी मौजूद हैं जो लगातार बेहतर शिक्षा प्राप्त करने, शहरी क्षेत्र में कार्य करने की बजाय आप ग्रामीण अंचलों तक पहुंच रहे हैं। किसानों के बीच रहकर आप काम कर रहे हैं और कुछ बेहतर करने का संकल्प आपने लिया है। उसके लिए खेती को आपने माध्यम चुना, नया आयाम बनाया। और कृषि तो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का आधार है। कृषि में किस तरह से आप काम कर रहे हैं, लगातार बच्चों को सिखा भी रहे हैं, शिक्षण संस्थान भी चला रहे हैं। आपसे भी आज दिनेश जी बहुत सारी बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। इस सत्र की शुरुआत करेंगे। मंजीत सिंह चावला जी आपके साथ इस सत्र की मैं शुरुआत कर रहा हूं। आप कॉटन इंडस्ट्री के सफल व्यक्तियों में से एक हैं जो लगातार कॉटन इंडस्ट्री के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और खरगोन को तो वैसे ही सफेद सोना उगाने वाली धरती कहा जाता है और कई क्षेत्र में व्यवसाय यहां लोग कर रहे हैं। लेकिन कॉटन इंडस्ट्री जो है, किस तरह से आपको प्रेरणा मिली कि इस क्षेत्र में आप काम करेंगे? कहां वो आइडिया जो आपके अंदर जन्म लिया, कैसे प्रेरणा मिली? सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। कॉटन इंडस्ट्रीज की प्रेरणा के लिए जब से मैं विद्यार्थी था, जब से ही हमारी एक सोच थी कि मैं कोई उद्योग डालूं, क्योंकि उद्योग से कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और एम्प्लॉयमेंट के साथ जब रोजगार मिलता है हमारे क्षेत्र के लोगों को तो हमारे नगर का भी विकास होता है जी। और उसी प्रेरणा को लेके मैंने ये जो इंडस्ट्रीज चालू करी, इसके लिए मेरे पिताजी स्वर्गीय सरदार मनमोहन सिंह जी चावला जी ने हमें प्रेरणा दी और उस प्रेरणा को पर दिए मेरे आदरणीय मामा जी सरदार भूपेंद्र सिंह जी राजपाल सेनवा। और हमने 84 से ही वहाँ पे उनके साथ मिलकर कॉटन इंडस्ट्रीज स्टार्ट की थी। किस तरह से आपको इससे प्रेरणा मिली? चूंकि आपने बताया कि शुरुआत ऐसे हुई, लेकिन आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको इसकी ही शुरुआत करना है, इसी में काम करना है? कैसे इसकी शुरुआत हुई? उस टाइम 1984 में कॉटन धीरे धीरे काफ़ी बढ़ते जा रहा था, पूरे देश में बढ़ रहा था जी। और हमारे क्षेत्र में भी कॉटन का बहुत अच्छा स्कोप हमें नज़र आ रहा था। किसान भी अन्य फसलों के बजाय कॉटन के लिए अग्रेसित हो रहे थे और उससे ही हमें ये प्रेरणा मिली। और हमारे मामा जी भी कॉटन इंडस्ट्रीज़ में थे तो उनके सहयोग से हमें प्रेरणा मिली कि हमें इस क्षेत्र में जाना चाहिए, जिससे कि रोज़गार भी मिलेगा और उस इंडस्ट्रीज़ को भी आगे मिलेगा और वैल्यू एडिशन में भी उस इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा योगदान है। उसी को पाते हुए हमको ये प्रेरणा मिली। सब चलिए डॉक्टर संदीप, आपकी तरफ बढ़ रहा हूँ। बड़ा दिलचस्प है, जब मैं आपके बारे में सर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, मुझे पता चला आप आयुर्वेद के साथ काम कर रहे हैं, उसमें नवाचार किस तरह से चीज़ों को किया जाए। पहला सवाल मेरा बड़ा साधारण है आपके लिए और बड़ा कठिन भी हो सकता है कि आपने आयुर्वेद को ही क्यों चुना? एलोपैथी का आकर्षण सबसे ज़्यादा है लोगों में। ऐसे वक्त में आयुर्वेद को चुनने की प्रेरणा
इस बीजारोपण जो है आपके दिमाग में कैसे हुआ? एलोपैथ का आकर्षण ये एक दृष्टिकोण हो सकता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं 13 वर्षों से आयुर्वेद चिकित्सा से लोगों को रोग मुक्त कर रहा हूँ, लाभान्वित कर रहा हूँ। मेरे ऐसी चिकित्सा के समय में मुझे ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हुआ कि आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा पद्धति या आयुर्वेद बनाम एलोपैथ बहुत बड़ी एक जंग होती रहती है अधिकतर। तो आयुर्वेद और एलोपैथ में कोई ऐसा भेदभाव है ऐसा मुझे नहीं लगता है। और काफ़ी रोगी जो है इस आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से अपने घरों में आयुर्वेद को अपना चुके हैं और हम वर्षों से आयुर्वेद को हमारे डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। आपको प्रेरणा कैसे मिली कि आपको आयुर्वेद के क्षेत्र में ही काम करना है, इसी में आगे बढ़ना है? आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। हम आयुर्वेद को वर्षों से देखते आए हैं। प्राचीन युग में हम रामायण काल से अगर देखें कि भगवान श्री राम के भ्राता लक्ष्मण जब क्षतिग्रस्त हुए थे तो ऋषि मुनियों ने उन्हें संजीवनी बूटी लाने के लिए भगवान श्री हनुमान जी को लाने के लिए कहा था और उस संजीवनी बूटी को लाकर लक्ष्मण जी को उन्होंने एक जीवन दान दिया था। और देखा जाए तो आयुर्वेद को हम एक प्राचीन समय से देखते आए हैं और हम हमारे ही देश में इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति जिसका इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है, जब धरती में और कोई चिकित्सा पद्धति थी ये किसी को नहीं पता है, इसीलिए हमने आयुर्वेद को देखते आए हैं और हम आयुर्वेद को अपने देश में आगे बढ़ाने के लिए कैसे प्रयास कर सके, आयुर्वेद को हम हमारे देश में कैसे और अग्रसर कर सके, क्योंकि हम भारत देश से बाहर अगर देखें तो बहुत सारे देशों में आयुर्वेद को अपनाया जा रहा है, आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली उसकी लाइफस्टाइल को अपनाया जा रहा है। तो क्यों ना हम हमारे ही देश के होके हमारी चिकित्सा पद्धति को क्यों ना आगे बढ़ाएं। तो इस कड़ी में मैं आयुर्वेद के एक चिकित्सा व्यवसाय में आया और गुरुओं के आशीर्वाद से आयुर्वेद को बहुत अच्छे से जाना, सीखा और लोगों को स्वस्थ किया। जी दिनेश पाटीदार जी, आपके पास आ रहा हूँ। आज हमने कृषि पे बहुत सारी बात की, उसके आयाम, कृषि किस तरह से हो रही है, लेकिन आप लगातार कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जब हम मेट्रो सिटीज़ में देखते हैं तो कृषि से जो चाहे सब्जियों का हम जिक्र करें, पर्टिकुलर बात करें तो उसमें बहुत सारे कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है, पेस्टिसाइड्स डल रहे हैं। कैसे इनको कम किया जा सकता है? चूंकि आप लगातार काम कर रहे हैं, ग्राउंड पर हैं, कैसे इनको रोका जा सकता है? यहीं से मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। सभी दर्शकों को मेरा नमन। अभी आपने जो प्रश्न किया कीटनाशक, वो सुनते से आदमी सहम जाता है। वाकई वो आवश्यकता भी है, मजबूरी भी है और वही हमारे लिए अभिशाप भी है। तो डॉक्टर साहब ने बताया आयुर्वेद और एलोपैथी, तो वहाँ पर भी एक ऑर्गेनिक का ऑप्शन अवेलेबल है, बट प्रैक्टिकली भारत एक कृषि प्रधान देश है और ऑल ऑफ सडन ऑर्गेनिकली जाना पॉसिबल नहीं है। और ऐसा एक्सपेरिमेंट श्रीलंका ने किया और हमें पता है कि श्रीलंका का फिर क्या हुआ। इतने बड़े देश में हर आदमी सब्जी खाता है, हर डॉक्टर बोलता है सब्जी खाना चाहिए, नीड टू टेक रफेज, बैलेंस डाइट, वेजिटेबल्स, मिलेट्स एंड एवरीथिंग। आदमी सब्जी खा रहा है और इसको पैदा किसान कर रहा है। किसान की लालच होती है मेरा उत्पादन सब ज़्यादा से ज़्यादा है और उस ज़्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में वो तमाम ऐसे कीटनाशकों का उपयोग करता है जो कि सब्जियों या फिर किसी भी खाद्य की फसल के लिए रिकमेंडेड नहीं है। और ये अवेयरनेस अभी भी बहुत कम फार्मर्स पे है। बहुत बारीक अक्षरों में बॉटल के ऊपर लिखा होता है रिकमेंडेड फॉर सो एंड सो क्रॉप्स, वो कंपनी अपना लिखकर खत्म कर देती है, पर ऐसा एक रेड मार्क होता है, दैट रेड मार्क इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एनी ऑफ द वेजिटेबल्स। परंतु उसका हो सकता है कॉटन के लिए रिकमेंडेड हो, जूट के लिए रिकमेंडेड हो, पर वो सब्जियों के लिए रिकमेंडेड, वो आज भी अवेयरनेस नहीं है। आज भी लोग
किसान इतना नहीं समझते, और न ही सरकार इसको बार बार बोलती है कि इसको नहीं यूज़ करना है, और न ही दुकानदार इस बात को बोलता है कि स्पेशल। तो सबसे पहला तो है कि अवेयरनेस होने फार्मर लेवल पर, और जोर जोर से लाउड स्पीकर बार बार ये बात कही जाना चाहिए कि ये केमिकल खाद्य पदार्थों के लिए रिकमेंडेड नहीं है, पहली बात। फिर दूसरा होता है कि कुछ चीज़ें प्रेशर और दंड से ही बदलाव आते हैं। सारे तमाम सैंपल लिए जाते हैं, पर आपने कभी देखा कृषि डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट सब्जी मंडी में जाकर किसान की सब्जियों का सैंपल लेकर उसको टेस्ट करा रहा है और फेल होने पर किसान को नोटिस दे रहा है? मेरा ये सजेशन है कि ये एक परिपाटी शुरू होना चाहिए कि सुबह सब्जी मंडी में तालियां होना चाहिए इस चीज के लिए जी। ये एक नेशनल लेवल पर पॉलिसी बनना चाहिए कि सब्जी के सैंपल उठाए जाए, अगर उसमें ऐसा कीटनाशक पाया जाए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो रिकमेंडेड नहीं है, तो उस किसान को भी नोटिस देना चाहिए, या जहां से उसने परचेज किया उसको भी भाई आपने इसको रिकमेंड किया, आपने किसान को समझाया कि नहीं। तो ये एक बदलाव का तरीका हो सकता है कि हमारे छोटे छोटे से बदलाव है जो वो बहुत बड़े परिवर्तन के रूप में आएंगे। शिक्षण संस्थान भी चला रहे हैं और पहले सवाल में भी आपने बहुत सारी सीख दी है, तो इसलिए उससे ही इर्द गिर्द मेरा दूसरा सवाल भी है कि कृषि उत्पादों में मांग और आपूर्ति है, उसके रेशियो को बहुत बना के रखना किस तरह से जरूरी है? क्या आपको लगता है क्या इस चीज में बेहतर हो सकता है मांग और आपूर्ति में? मांग और आपूर्ति का भी रिसेंट उदाहरण देखा है, टमाटर सभी ने देखा है, 200 रुपये 300 रुपये, चाहे गांव का कोई शहर का हो। ये कि रिसेंट एग्जाम्पल है कि कैसे इम्बेलेंस होती है, कभी प्याज 200 पहुंच जाता है, कभी टमाटर 200 पहुंच जाता है। बट स्टिल सारी गवर्नमेंट्स ट्राइंग टू मेक द बैलेंस, पर फिर भी मैं ऐसा सोचता हूं कि ऐसा कोई फोरम नेशनल लेवल पर जो सिंक्रोनाइज स्टेट्स के साथ में, कृषि में 3 फसलें होती हैं, सीजन होते हैं, आपका खरीफ जो बारिश का, फिर रबी और एक गर्मी का जायद। आज भी कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा फोरकास्ट नहीं करती है कि इस खरीफ के सीजन में मध्य प्रदेश के किसानों ने इस फसल को लगाना चाहिए। ऐसा रिकमेंडेशन गवर्नमेंट तरफ से कभी आता नहीं। अगर एक सिस्टम डेवलप किया जाए, गवर्नमेंट मशीनरी के लिए पॉसिबल कर पाना या प्राइवेट एजेंसी के थ्रू हो सकता है कि कंपाइल डाटा ले सारे स्टेट्स का, हमारा का आज देश में क्या स्टॉक है, हमारे लास्ट 3 इयर्स का क्या डिमांड का ट्रेंड रहा है, उस ट्रेंड की बिहाफ पे अगर गवर्नमेंट ही फोरकास्ट करे, मानना नहीं मानना किसान की बात है, परंतु अभी भी ऐसा कोई फोरकास्ट सिस्टम शुरू हो जाता है कि अगर आप सोयाबीन बोते हैं तो आपको बहुत फायदा नहीं होने वाला है, या इंटरनेशनल मार्केट में सोयाबीन ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, या कॉटन की आवश्यकता है या नहीं है। और ऐसे ही खाद्य पदार्थों में चाहे गेहूँ हो चाहे सब्जियाँ हो, अगर ऐसा रेगुलर फोरकास्ट होने लगे नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, और दैट शुड बी मोर स्पेसिफिक कि हम पर्टिकुलर स्टेट में ये रिकमेंडेशन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से इसको बैलेंस किया जा सकता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इस बेहतरीन सजेशन के लिए। जब हम आयुर्वेद का जिक्र करते हैं तो कई तरह की भ्रांतियां हैं, लगातार एक जो मैसेजेस चले आते हैं कि बड़ा वक्त लगता है और बहुत जल्दी का ज़माना है, ऐसे में ठीक भी जल्दी होना है, बीमारियों से उभरना भी जल्दी है। ऐसी भ्रांतियों को कैसे देखते हैं संदीप जी? आपने अच्छा सवाल करा, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं। सबसे पहली भ्रांति है कि आयुर्वेद बहुत स्लो काम करता है। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद बहुत स्लो काम करता है। हर रोग की अपनी एक दशा होती है, हर रोग की एक गंभीरता होती है। रोगी हर चिकित्सक के पास किस गंभीरता से आता है, उस रोग को देख के ही उसकी चिकित्सा की जाती है। अगर रोगी उस इतनी गंभीरता को लेकर नहीं आएगा तो रोग निश्चित ही बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर वो रोग बहुत गंभीर हो जाता है तो उसमें रोगी की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो उस गंभीरता को समझे और उस गंभीरता से उस रोग को ठीक करने में अपनी खुद की मदद करे। क्योंकि बहुत सारा आयुर्वेद के प्रति लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। कुछ ऐसे पेशेंट, और मैक्सिमम आपने भी कभी ना कभी तो ये खोजा ही होगा आयुर्वेद को गूगल पे और यूट्यूब पे, और उसके ट्रीटमेंट को लेकर कि मेरे कॉन्स्टिपेशन को मैं कैसे ठीक करूं, मेरे चेहरे के ग्लो को क्या करूं, या आर्थराइटिस के लिए क्या करूं। और ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ों में वो खुद गूगल या यूट्यूब से अपनी ट्रीटमेंट लेना शुरू करता है, और उस ट्रीटमेंट में लेने से उसे बहुत सारे रोगों के दुष्परिणाम भी मिल सकते हैं, रोगों में सफलता नहीं मिले ये भी हो सकती है। तो उसका जिम्मेदार आयुर्वेद को नहीं माना जाएगा। आप एक अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक के संपर्क में आए और उनसे चिकित्सा लें तो आप बहुत जल्दी ही इन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। वाकई अगर आपको परमानेंट इलाज करना है तो आपको वक्त तो देना होगा और उसकी एक समय सीमा है, हर चाहे जो भी बीमारी हो।
पाटीदार साहब आपकी तरफ बढ़ रहा हूं। आप बापना ग्रुप तो चलाते ही हैं, लेकिन शिक्षण संस्थान में किस तरह से आप काम कर रहे हैं और जो बच्चे उनको किस तरह से प्रेरित करेंगे आगे, किस तरह से वो बेहतर अपना डेवलपमेंट कर सके? मैं पहले तो आया कैसे शिक्षा जगत में, मेरा स्कूलिंग एमराइट्स इंटरनेशनल इंदौर में हुआ था और तभी विचार आया कि पिताजी सक्षम थे तो मुझे वहाँ भेज दिया। और तभी मन बना था कि अगर कभी वापस गांव जाते हैं तो सबसे पहले एक स्कूल की शुरुआत करेंगे। और 1997 में हमने पहले स्कूल की शुरुआत की थी जब मेरी उम्र 21 साल थी जी। और एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। इस उम्र में इतना बड़ा निर्णय लेना वाकई कठिन होता है। एक टेबल 4 कुर्सी से स्कूल शुरू किया। ईश्वर कृपा से अभी 1500 बच्चे हैं और उस स्कूल के बच्चे आज IIT, IIMs और नेट में रेगुलर क्लियर भी हो रहे हैं, पहुंच भी रहे हैं। सोच ये थी कि सर्व सुविधा युक्त स्कूल एक अच्छी सोच के साथ में गांव में देना है और 26 साल से अनवरत उसी प्रथा पर काम कर रहे हैं। तो अब सारे स्कूल्स को फैक्ट्स एंड फिगर्स को साइड में रख के ये सोच के नहीं पढ़ाना कि किसी नौकरी मिल जाए, ये सोच के पढ़ाई होना चाहिए। ऐसा करिकुलम डिज़ाइन हर स्कूल का होना चाहिए कि वो कितना टाइम डेडिकेट कर रहे हैं अपने बच्चों को इनोवेटिव बनाने के लिए और न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ उनको कितना डाइवर्ट कर रहे हैं। अगर भारत को उद्योग जगत में भी वर्ल्ड से कॉम्पीट करना है तो हमें और नई टेक्नोलॉजी और नए इनोवेशंस पे काम करना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सारे स्कूल का मोटिवेशन और सारे बच्चों के लिए मोटिवेशन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन होना चाहिए आज की तारीख में। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। मंजीत जी, आपकी तरफ बढ़ रहा हूं। उद्योग जगत में तो आप कई पदों पर रहे हैं और महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। क्या उदाहरण आपने ऐसे देखे जो अब बदलने की जरूरत है? क्या विकास की तरफ बढ़ने की जरूरत है और क्या संदेश उन लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री में उतरना चाहते हैं? उद्योग एसोसिएशन में हम रहे तो हैं और हमारा प्रयास ये रहता है कि हमारे मध्य प्रदेश में व्यापारियों को अधिक से अधिक सुविधाएं शासन की ओर से मिले। जैसे एक मंडी टैक्स का मैटर हमारे कॉटन से रिलेटेड था, अदर स्टेट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा था। हम लोगों ने लगातार 2 साल 3 साल प्रयास किए तो जाके अभी मंडी टैक्स कम हुआ है। उसके अलावा अभी कुछ पेमेंट कंडीशन ऐसी जो हमने हमारे एसोसिएशन के माध्यम से उसको सही करवाई है। और साथ ही उद्योग में जैसे मैं डेटा की बात करता हूँ, अभी मैं गोवा कॉन्फ्रेंस से ही आया हूँ, तो डिमांड और सप्लाई, अगर सप्लाई शार्ट है डिमांड ज़्यादा है तो भाव तेज़ होते हैं। कॉटन में भी वही हुआ। 2 साल पहले कॉटन 10 से 12,000 13,000 रुपये कुंटल हो गया, लेकिन लास्ट ईयर कॉटन अपना फार्मरों ने काफ़ी लगाने से और कॉटन के भाव कम हो गए। हम लोग भी यही प्रयास करते हैं, हर साल पूरे साल का डेटा निकालते हैं। हर महीने की हमारी ऑल ओवर इंडिया की जो कमेटी है उसकी मीटिंग होती है, तो उसमें हर स्टेट वाइड डेटा निकाला जाता है कि किस स्टेट में कितना कॉटन आएगा, साल में कितना कॉटन प्रोडक्शन होगा और कितना कंजम्पशन होगा। तो इस प्रकार से एक सप्लाई और डिमांड के बीच का गैप निकालते हैं, उससे आगे का जो होता है। और उद्योग में अगर जिसे भी आना है कम से कम उसको बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब डिमांड और सप्लाई पर पूरा उद्योग चल रहा है। क्योंकि अगर डिमांड और सप्लाई को हमने ध्यान नहीं दिया तो हम उद्योग को सतत एक जैसा चला सके वो संभव नहीं हो पाएगा। ये नए लोगों के लिए मंजीत जी का मंत्र है। बहुत महत्वपूर्ण आपने ये चीज़ दी है, सिखाई है, जो सीख भी दी है। आगे बढ़ूंगा। संदीप जी, आपका क्या सजेशन है उन लोगों के लिए जो आज भी आयुर्वेद की तरफ रुझान जिनका कम है? क्या मैसेज है आपका यूथ के लिए? सबसे पहले आयुर्वेद को आप समझे। आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है जी, आयु और वेद। आयु का मतलब होता है हमारा जीवन और वेद का मतलब होता है एक ज्ञान या एक साइंस। जब किसी जीवन के साइंस को हम जानते हैं या समझते हैं या उससे सीखते हैं, उसे आयुर्वेद कहते हैं। जिस तरीके से आप एक कोई सा भी गैजेट खरीदेंगे, वो मोबाइल हो, वो टीवी हो, वो एसी हो, व्हाटएवर हो, उसके साथ एक मैनुअल बुक आती है। उस मैनुअल बुक का मतलब ये होता है कि आप उस गैजेट को कैसे चलाएं, उसे कैसे यूज़ करें, जिससे कि आप उसे लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के या बिना किसी क्षति के उपयोग करते रहें। उसी तरह आयुर्वेद भी एक ऐसी मैनुअल बुक है, ना कि सिर्फ चिकित्सा है, जिससे हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हम आयुर्वेद को देखें तो आयुर्वेद में एक बहुत ही प्रचलित श्लोक है हमारे यहाँ कि स्वास्थ्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशनम च। इसका अर्थ ये होता है कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और
आतुर मतलब जो रोगी है उसके रोग का निवारण करना ही आयुर्वेद का उद्देश्य है। तो आयुर्वेद सिर्फ चिकित्सा मात्र नहीं, हम कैसे निरोगी रहे, कैसे हमारी दिनचर्या हो, कैसे हमें हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसका भी ज्ञान देता है। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। आयुर्वेद की तरफ हम किस तरह से बढ़ेंगे। पाटीदार साहब, आखिरी एक सजेशन मैं आपसे लूंगा, चूंकि युवा पीढ़ी आज के समय में कई चीज़ों से भ्रमित भी है, उसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। एज ए मोटिवेटर होने के नाते, शिक्षक होने के नाते, क्या सजेशन है, किस तरह से दिशा उसकी वो तय करे और आगे बढ़े? अगर एज ऑन डेट बात करें तो टू रिड्यूस द स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया से दूरी थोड़ी बनाएं, परिवार के साथ में थोड़ा ज़्यादा समय बिताएं, मैरिड हैं तो वाइफ को क्वालिटी टाइम दें, बच्चों को क्वालिटी टाइम दें। क्वालिटी टाइम का मतलब टीवी बंद होना चाहिए, मोबाइल साइलेंट होना चाहिए, मोबाइल नोटिफिकेशन करके उल्टा रखा होना चाहिए जी। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे ज़्यादा अगर परिवार बिगड़ रहे हैं या जॉइंट फैमिलीज नहीं हैं या बच्चे स्कूल से अगर एजुकेशन से दूर हो रहे हैं या प्रोफेशनल्स हैं तो वो अपना टाइम खराब कर रहे हैं, तो दे आर डेडिकेटिंग मोर टाइम ऑन द सोशल मीडिया, दैट इज समटाइम्स नॉट दैट मच यूजफुल। गजेट्स यूज़ होना चाहिए, टेक्नोलॉजी टाइम हम ये नहीं कह सकते नहीं करना चाहिए, बट एवरीबडी हैज़ टू थिंक वेरी सीरियसली कि उस गजेट का किस समय और हमें कितना उपयोग करना चाहिए। संडे आप दिन भर कुछ भी यूज़ करो, सोशल मीडिया आप दोस्तों के साथ में, अगर आप वर्किंग डेज हैं और आप अगर ऑफिस में हैं तो आपको कब कितना कैसा यूज़ करना चाहिए। जो आज तारीख में सोशल मीडिया का सही उपयोग करना शुरू कर देगा, गजेट्स का सही उपयोग करेगा, वो सक्सेसफुल होगा, और अगर डिविएट होकर अपना टाइम किल करेगा तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मैं ऐसा सोचता हूँ। जोरदार तालियां होना चाहिए इस बेहतरीन संदेश के लिए। और इसी के साथ संदीप जी आपका, मंजीत जी आपका, दिनेश जी आप तीनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बार जोरदार तालियां आप पुनः बजा दें। मैं चाहूँगा आप तीनों मंच पर ही रहें, हम सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाएंगे और तीनों का सम्मान भी होना है, तो मैं चाहूँगा आप मंच पर ही रहें। एक बार जोरदार तालियां आप सभी बजा दें। सम्मान के क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और मैं चाहूँगा कि कैलाश जी आप मंच पर आएं, आपका भी सम्मान होगा और मैं चाहूँगा आप मंच पर मौजूद रहें। सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं। मैं चाहूँगा मिस्टर कैलाश अग्रवाल जी, एमडी हैं, आप मंच पर आएं। मैं मिस्टर नितिन मालवीय जी को आमंत्रित करूँगा कि वे प्लीज मंच पर आएं। क्रम में मैं आगे बुलाऊंगा मिस्टर हरिओम गुप्ता जी, आप प्लीज मंच पर आएं और उसके बाद मिस्टर मनोज पाटीदार जी आप भी मंच पर आएं। और इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा सरिता महाजन जी को, आप भी मंच पर आएं। मिस्टर नवरत्न यादव जी आप भी मंच पर आए, हम सभी का सम्मान कर रहे हैं। मिस्टर पवन अग्रवाल जी आप भी मंच पर आए, मिस्टर अंकित अग्रवाल जी, सभी लोग मंच पर आ जाएं। तो आप आज सुन रहे थे और देख रहे थे जेम्स ऑफ खरगोन,
नवग्रहों की नगरी खरगोन से किस तरह से खरगोन में सम्यक विकास हुआ, उद्योग के क्षेत्र में किस तरह से खरगोन जो है नए नए युवा यहां अपने व्यापार के साथ, अपने उद्योग के साथ उतर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर से भी हमने जिक्र किया जो आयुर्वेद के क्षेत्र में किस तरह से नवाचार कर रहे हैं। आज हमने ऐसे शिक्षकों से भी बात की जो किस तरह से शिक्षा को लेकर काम कर रहे हैं और कई नवाचार आज करे हैं। इसी के साथ जेम्स ऑफ खरगोन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।